तो 2019 में बच्चों इससे 2 क्वेश्चन आए थे और एक जो क्वेश्चन इसका उठ के आया था वो आया था सोप बबल से 2019 का, और जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चों वो इसका क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आपका आया था बर्नौली प्रिंसिपल में, ये फ्लक्स की वेलोसिटी से 2019। तो इतने बड़े चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन उठ के आए, लेकिन अब आप सरप्राइज हो जाएंगे आगे का को देख के। 2000 अगर मैं 18 की बात करूं तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी से क्वेश्चन आया था 2018 और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। 2017 की बात करूं मैं तो इसमें यूट्यूब वाले प्रॉब्लम आई थी 2017 और अगेन सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। 2016 की बात करूं मैं तो 2016 में 2 पेपर हुए थे, तो अगेन 2016 में पहले वाले पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। 2016 का जो पहला वाला पेपर था वो आपका ये फ्लोटिंग वाले कॉन्सेप्ट से उठ के आया था, ये 2016। 5 साल से एक प्रॉब्लम आ रही है इतने बड़े चैप्टर से, और वो भी किसी एक टॉपिक से नहीं आ रही है। यही मैं आपसे कह रहा था कि इतना बड़ा चैप्टर जिसमें रोटेशन जैसी एनर्जी आ रही है और हर बार वो एक अलग टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या मुझे ये सबसे पहले करना चाहिए या मुझे वो टॉपिक्स पहले करने चाहिए भाई जिसमें पता है कि टॉपिक्स हर साल से वही आ रहा है। तो इवन फ्लूइड मैकेनिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो वो यंग्स डबल स्लिट वाला फॉर्मूला है, सॉरी यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला है, y = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। So I hope you now understand what is the importance of looking at previous year problems. It will change your perspective, it will change your preparation, it will make your preparation more effective and much more, you will be feeling much more less burdened in the physics. अगर कोई बच्चा फ्लूइड मैकेनिक्स को ढंग से पढ़ने बैठ जाए बच्चे, तो कम से कम उसके 20 दिन चले जाने। एक छोटे पे इतने खतरनाक, इतने ज्यादा, इसी पे हम लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। पढ़ाना सब पड़ता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर मैं करूं, बर्नौली इक्वेशन में कितनी दिक्कत आती है, वेंचुरी मीटर, रिफ्लक्स का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, बट क्या मुझे उस रास्ते में अभी घुसना है या मैं उसको बाद के लिए छोड़ सकता हूं? अब ये आपको डिसाइड करना है। आप ज़्यादा समझदार हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं। मेरा काम बस ये है कि प्रीवियस ईयर में जो आया है उसको स्टैटिस्टिकली आपको शो कर दूं, जो जनरली बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहली बात तो उनको क्वेश्चन को टॉपिक से रिलेट करना ही उनके लिए मुश्किल होता है, कि उनको तो टॉपिक याद नहीं होते। तो वो काम मेरा है कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस फिजिक्स के जिस भी टॉपिक से आए हैं मैं आपको उसको शो कर दूं, देन यू शुड डिसाइड हाउ शुड यू गो फॉर योर प्रिपरेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया बच्चों 2000 अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 में री पेपर हुआ था, तो री वाले में 2 क्वेश्चन आ गए थे। एक आपका ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आया था 2015 री, और उसके बाद 2015 का एक और जो क्वेश्चन आया था वो आपका कैपिलरी ट्यूब में इनसफिशिएंट लेंथ 2015 री, ठीक है। और उसके बाद 2000 अगर मैं 15 का जो एक्चुअल पेपर था उसकी मैं बात करूं तो बर्नौली इक्वेशन से क्वेश्चन आया था प्रॉब्लम्स, और बस एक ही क्वेश्चन आया था। 15 में 2 पेपर हुए थे ना, तो री वाले में 2 क्वेश्चन आ गए और जो एक्चुअल पेपर था उसमें एक ही क्वेश्चन आया। 2014 में भी बच्चों एक ही क्वेश्चन आया, और वो इन सारों में से किसी टॉपिक से नहीं आया, वो आपका आया है एंगल ऑफ कांटेक्ट से। ये देन द कोलिस वाला जो प्रॉब्लम है यहां पे 2014। उसके बाद 2013 की बात करूं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट से आया है 2013। फिर आप देखेंगे 2012 तो यूट्यूब से, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मतलब कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, कोई ऐसा स्पेसिफिक उससे नहीं है। फिर उससे पहले वो रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया था, वो तो हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, कायदे से मुझे उसको यहाँ पे डालना चाहिए। एक टॉपिक इसमें और है भाई, डेंसिटी वाली प्रॉब्लम्स, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एक प्रॉब्लम ये वाली भी आई थी आपकी 2012 में। तो आप देख सकते हैं यार, मतलब क्या बोलूँ मैं इस चैप्टर्स को, इतना अच्छा चैप्टर लेकिन इतना बड़ा चैप्टर भी है, तो हर बार वो उनका कोई टॉपिक फेवरेट नहीं, बस वो ये देखते हैं कि भाई इतने सारे टॉपिक में कौन कौन से हो गए, कौन से बचे हैं उससे दे दो।
तो यही है इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का डिस्कशन। आई होप ये अब आपको एक बर्डन आपके दिमाग से कम हुआ होगा। अगर किसी का ये चैप्टर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, इस चैप्टर को आपको बाद में करना है। पहले वो चैप्टर्स कीजिए, वो टॉपिक्स कीजिए जिनसे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब कई बच्चे ये सोच सकते हैं, उनके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि सर ऐसा थोड़ी है कि जो पिछले साल पेपर में आया या जो 25 सालों में पेपर आया वो उसके बाद एकदम से हो सकता है डिफरेंट आ जाए। मैं ये मान सकता हूं बच्चों आपकी बात कुछ हद तक सही भी है, बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग अगर वो जो चेंजेस आएंगे ना तो वो हर चैप्टर में नहीं आएंगे। जब तक वो मेरे सारे वीडियोस ना देख ले, जब तक भाई पेपर बनाने वाला ये ना देख ले कि कोचिंग इंडस्ट्री ऐसे वीडियो बना के पढ़ा रही है, तब तक जब वो सोच के ही बैठ जाए कि भाई मैं इस बंदे ने जो जो टॉपिक बताए उनको छोड़ के जो नहीं बताया उन्हीं से दूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है। कितने हजारों लोग वीडियोस डाल रहे हैं, हर एक अपना नया कॉन्सेप्ट ही डाल रहा है। कौन सा कोई देखने वाला है कि पेपर का आपको क्या पता है। और दूसरी बात, पास्ट ईयर एनालिसिस जो है, पास्ट ईयर पेपर का जो एनालिसिस है वो एक अच्छे बच्चे करते भी हैं उसे। भाई जो एक पढ़ने वाला बच्चा होगा वो पास्ट ईयर पेपर करके ये अंडरस्टैंड करेगा कि नहीं, वो पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन तो लगाएगा ही ना यार। हल्का हल्का आइडिया तो हर बच्चे को हो ही जाता है कि भाई इस चैप्टर्स में ये आ रहे हैं। हमने उसी चीज को थोड़ा ज्यादा बड़े रूप में और ज्यादा क्लियर तरीके से हर बच्चे को बताने की कोशिश की है। तो इस चीज को आप इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि बिल्कुल उलट आ जाएगा। नहीं, कुछ चैप्टर्स में हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जिसको हम लोग इग्नोर कर दें या जिसके में हम कम स्टडी करें। लेकिन आप 28 चैप्टर के अंदर कम से कम आप मान के चलिए हर चैप्टर के अंदर अगर आपने 2 या 3 टॉपिक पे काम किया तो आप लगभग 90 टॉपिक्स पे खूब अच्छी प्रॉब्लम करके जाओगे। तो तुम्हें लगता है कि यार 90 में से क्या एक भी टॉपिक से सही से प्रॉब्लम नहीं आएंगी? डू यू रियली थिंक लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग कि यू विल डू मच मोर बेटर इफ यू गो लाइक दिस। दूसरा इसका फायदा बच्चों साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारी कॉमन पढ़ाई के साथ में चलता है। भाई हमारी एफिशिएंसी, हमारी परफॉर्मेंस, हमारा हार्डवर्क तभी होगा ना जब हम दिमाग से ठंडे होंगे, हमारे ऊपर कम स्ट्रेस होगा, हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। जब हमारे ऊपर इतने सारे सिलेबस का बर्डन आ जाता है और जब टाइम बहुत कम हो जाता है तो बच्चा और पढ़ना कम कर देता है। जितना ज्यादा बर्डन डालोगे उतना ही उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका काम ही लास्ट में पढ़ना ही बंद कर देता है। और वो मोटिवेशन सुनेगा, वो गाने सुनेगा, मतलब किसी तरह से अपने दिमाग को भटका रहा है, पढ़ाई छोड़ के वो कुछ भी करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा बस। क्यों? क्योंकि समय उसके बैक ऑफ द माइंड उसे समझ में आ गया मेरे से नहीं होना है। और वो मेरे से नहीं होने वाला जो पेन है, वो जो ईगो उसे लग रहा है, वो पेन से दूर जाने के लिए वो ये सारे रास्ते तलाशता है। लेकिन बच्चों, नो पेन नो गेन। उस पेन को कम करने का एक दूसरा तरीका भी है कि अगर आप अपने जो सिलेबस है उसको अगर आप का बर्डन अगर आप कम कर दो, उसको प्रायोरिटाइज कर दो, आपको पता चल जाए कि पूरा नहीं, पहले मुझे इतना करना है, तो भी आपको एक जो कॉन्फिडेंस आएगा ना अंदर से सब्जेक्ट में, और फिर आप लगोगे और फिर आप करने के बाद यू विल प्रैक्टिकली थिंक कि यार ठीक है, मैंने जितना भी किया है, इट इज आई हैव डन द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स विच हैज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी टू कम इन एग्जाम। ये तरीका है उस पेनफुल सिचुएशन से गेनफुल सिचुएशन में पहुंचने का। सो आई होप कि हमारी जो मेहनत है वो कई बच्चों की जिंदगी में काफी इफेक्ट, काफी पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। एंड विद दिस हेल्प, विद दिस होप वी विल कीप डूइंग आवर वर्क कि होपफुली हम जो कर रहे हैं इसका फायदा हो आप लोगों को। तो ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। तो ये था मैकेनिक्स वाला काम। अब इसके आगे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड इजीएस्ट चैप्टर जो आपको एग्जाम में करना है। तो देखते रहिए इस सीरीज को। विल मीट यू अगेन इन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स।